सोचिए, एक कंपनी जो यहाँ आई थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, वो देखते देखते इस देश की हुक्मरान बन बैठी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी कहानी की। ये कहानी है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कैसे पड़ी। अब सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे, है ना? मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक संस्था रातों रात एक पूरा साम्राज्य कैसे बना सकती है? जाहिर है इस पूरी कहानी में ना कई मोड़ हैं, कई परतें हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी एक व्यापारी से शासक बनी कैसे। फिर जानेंगे कि ऐसा क्या संकट आ पड़ा कि ब्रिटिश सरकार को बीच में आना पड़ा। उसके बाद बात करेंगे पहले कदम की, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। और फिर देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने कैसे पकड़ और मजबूत की और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले पड़ाव से। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर थी, एक व्यापारी। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1600 में, जब कंपनी बनी। 1608 में ये भारत पहुंची और करीब करीब 150 साल तक इसका मुख्य काम बस व्यापार ही था। लेकिन फिर आता है साल 1764 और बक्सर का युद्ध। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस लड़ाई में जीत ने मानो कंपनी के इरादों को पंख लगा दिए। और ठीक अगले ही साल 1765 में बंगाल में एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसे कहा गया द्वैध शासन। अब सवाल है कि ये द्वैध शासन आखिर था क्या? असल में ये सत्ता का एक बहुत ही चालाकी से किया गया बंटवारा था। कंपनी ने कहा, देखो, पैसा वसूलने का काम यानी दीवानी वो हम करेंगे, और जो राजकाज चलाने की सारी जिम्मेदारी है यानी निजामत, वो नवाब साहब संभालेंगे। मतलब साफ था, एकदम साफ। मलाई खाएगी कंपनी और सारी जवाबदेही होगी नवाब की। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। और जानते हैं, ये जो गड़बड़ थी ना, ये बहुत जल्द एक बहुत बड़े संकट में तब्दील हो गई। कंपनी का लालच और मिसमैनेजमेंट, इसने हालात इतने बिगाड़ दिए कि इसकी गूंज सीधी लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद तक जा पहुंची। तो इस संकट की वजहें क्या थीं? कई वजहें थीं। एक तरफ कंपनी के अफसर तो मालामाल हो रहे थे, पर कंपनी खुद कंगाल होती जा रही थी। फिर 1768 के आसपास बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। सोचिए, लाखों लोग मारे गए, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका टैक्स वसूलना जारी रहा। ऊपर से मैसूर के साथ जो लंबी और महंगी लड़ाइयां चल रही थी, उन्होंने खजाना बिल्कुल खाली कर दिया। और हद तो देखी तब हो गई जब 1772 में कंपनी को अपनी ही सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगना पड़ गया। अब इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई अब तो दखल देना ही पड़ेगा। और इसी दखल का नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम था कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करना, यानी उन पर लगाम कसना। ये इस तरह का पहला बड़ा कानून था। इस कानून के तहत ना एक नया और बहुत ही पावरफुल पद बनाया गया। अब तक जो बंगाल के गवर्नर होते थे, उन्हें अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, इस एक्ट का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का केंद्रीकरण। देखिए, अब तक क्या था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपने फैसले खुद लेती थी, लेकिन अब उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। मतलब सारे बड़े फैसले अब कलकत्ता से होने थे। ये भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की तरफ कह सकते हैं पहला कदम था। लेकिन इस कानून में कई झोल थे, कई दिक्कतें थीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच का पावर गेम। सोचिए, हेस्टिंग्स के साथ 4 सदस्यों की एक काउंसिल थी और कोई भी फैसला मेजॉरिटी से होता था। तो नतीजा क्या होता था? काउंसिल वाले अक्सर हेस्टिंग्स के फैसलों को ही रद्द कर देते थे। और तो और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर्स को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। बस टकराव बढ़ता ही गया। तो जाहिर है रेगुलेटिंग एक्ट की इन कमियों को दूर करना था और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ को और मजबूत करना था। इसीलिए करीब 11 साल बाद 1784 में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा सख्त कानून लाया गया, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट ने जो किया ना, वो एक तरह से क्रांतिकारी था। इसने बनाई एक डबल गवर्नमेंट, या कहिए दोहरी नियंत्रण प्रणाली। कैसे? देखिए, कंपनी के जो व्यापार वाले मामले थे, उसके लिए तो पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही रखा गया,
लेकिन भारत में कंपनी के जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और सिविल मामले थे, उनके लिए लंदन में एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और इसके सदस्य कौन चुनता था? सीधे ब्रिटिश सरकार। तो साफ शब्दों में कहें तो अब भारत में कंपनी क्या करेगी, इसका फैसला कंपनी के व्यापारी नहीं, बल्कि लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत करने वाली थी। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, नहीं, ये भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। और सही मायनों में यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। और इस एक्ट की बस एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के जीते हुए भारतीय इलाकों को कंपनी की टेरिटरी नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें कहा गया भारत में ब्रिटिश संपत्ति, यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश ताज के दावे का एक खुला ऐलान था। तो आज की ये जो पूरी कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या व्यापार का चोला पहनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा इसी पल दुनिया के सामने आया था? क्या हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ही वो लम्हा था जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली बुनियाद रखी गई? इस पर सोचिएगा जरूर।